हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग हब, जहां पर बायोलॉजी होता है इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू कर लिया था। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल निपटा लिया है पहले क्लास में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल जब भी ये टॉपिक आएगा तो आपको दिमाग में फट से याद होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल मतलब ट्रू सेल। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या? इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके पास जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, वो न्यूक्लियर एनवलप से कवर है। ठीक है, इसके वजह से इसको ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके वजह से इसको मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब उसके न्यूक्लियस के पास कोई भी न्यूक्लियर एनवलप नहीं मौजूद थे, एंड उसी के साथ साथ उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं थे। सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल राइबोसोम प्रेजेंट था, है ना। पर यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल किन किन ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल हमें प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इन चारों किंगडम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल था सिर्फ मोनेरा किंगडम के अंदर देखने को मिल रहा था, है ना। पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल या प्लांट, इन चारों किंगडम में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जब भी आपको पूछा जाए या आप पढ़ रहे हो तब एक बात याद रख लेना, यूकैरियोटिक सेल बहुत ही रिच सेल होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल बॉस होता है, मतलब बहुत रिच होता है। क्यों? क्यों यूकैरियोटिक सेल इतना रिच है? क्योंकि बच्चों ये अपने सेल के अंदर कंपार्टमेंट बना के बैठा है। कंपार्टमेंट, तो आप क्या बोल रहे हो? कंपार्टमेंट मतलब क्या? मतलब बच्चों मैंने बोला आपको यूकैरियोटिक सेल के पास कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो वो क्या शो करेंगे? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। हर एक ऑर्गन अपना ही खुद के मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ है। इसके वजह से वो कंपार्टमेंट के जैसे हमें दिखाई देते हैं, है ना। एंड यूकैरियोटिक सेल के पास हमें कॉम्प्लेक्स लोकोमेटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जब मैंने आपको प्रोकैरियोट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उसके पास मूव करने के लिए सिर्फ फ्लैजेला प्रेजेंट है ना। बट इसके अंदर हमें एडवांस लोकोमेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। लोकोमेटरी स्ट्रक्चर्स आपको पता है मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? अगर आप हमारा बॉडी देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको स्केलेटल सिस्टम दिखेगा। आपने या तो फिर किसी म्यूजियम में या फिर साइंस लैब में देखा होगा ना स्केलेटन। वो स्केलेटन क्या कर रहा है? वो अपने बॉडी को एक फ्रेम बना के दे रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। उसी के साथ साथ बच्चों सेल के पास भी खुद का स्केलेटल सिस्टम होता है जो सेल को एक फ्रेमवर्क बना के देता है। ठीक है, उसे कहा जाता है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। उस साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। आपके लिए याद रख लेना, इनके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमेटरी स्ट्रक्चर्स एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। क्लियर? अब आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम क्या सारे यूकैरियोटिक सेल सेम
आइडेंटिकल है? नहीं बच्चों, सारे यूकैरियोटिक सेल एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों के पास यूकैरियोटिक सेल ही है, पर हाँ एनिमल के पास जो यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट्स के पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें कुछ कम ज्यादा है। मतलब जो चीज प्लांट्स में है वो शायद एनिमल्स में नहीं है, एंड जो एनिमल यूकैरियोटिक सेल में है वो प्लांट्स के यूकैरियोटिक सेल में नहीं है, या फिर है तो उस वे में नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखो कि एनिमल्स एंड प्लांट यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, पर एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये तो पता है आप लोगों को। ठीक है, एंड सेकंड वन, प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं बेचारे, है ना। एंड एनिमल्स के पास ये प्लास्टिड्स नहीं मौजूद है, क्योंकि हम खुद के खाना खुद तो बना नहीं सकते, इसलिए तो हमें काम करना पड़ता है। एंड बच्चों, प्लांट्स के पास हमें लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, बट नंबर में कम होंगे। बड़ा वैक्यूल देखने को मिलेगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, पर उनका नंबर कम होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये क्या लगा के रखे हो, वैक्यूल कहते वो कहते ये कहते, आपने पढ़ाया तो नहीं हमें। सबर को, सब कुछ पढ़ाऊंगी, पर इन डिफरेंस को पहले याद रख लेना। ठीक है, अब बच्चों इसमें लार्ज वैक्यूल होगा, बट इन एनिमल्स हमें स्मॉल वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्मॉल होंगे, नंबर में ज्यादा होंगे, पर हाँ किसी किसी एनिमल्स के अंदर, किसी किसी के अंदर ये वैक्यूल्स एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें वैक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, बट प्लांट्स के अंदर 110% रहेगा, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स के पास सेंट्रोइड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सेंट्रोइड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन में मदद करते हैं, एंड प्लांट्स के अंदर नहीं होते। तो क्या क्या डिफरेंस है बच्चों? प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा, एनिमल के अंदर एब्सेंट होगा। प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट होगा, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होगा। प्लांट्स के पास लार्ज वैक्यूल होगा, पर लेस इन नंबर्स होंगे। एनिमल्स के पास स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, नंबर ज्यादा रह सकता है। ठीक है, एंड प्लांट्स के पास सेंट्रोइड एब्सेंट है, बट एनिमल्स के पास सेंट्रोइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या बच्चों? सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, ये देखने में थिन होगा, पतला होगा, एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, थिन डेलिकेट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप प्लांट्स एंड फंजाई में पढ़ोगे तो वहां पर सेल वॉल होगा। ठीक है, पर अगर आप एनिमल्स, प्रोटिस्टा के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अपना आउटर मोस्ट कवरिंग होगा सेल का। ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी यूग्लिना एक एक्सेप्शन है जिसके पास सेल वॉल होता है। ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन मैंने बोला आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ऑफ कोर्स सी बात है प्रोटेक्शन तो करता होगा, है ना। क्यों? अगर आप खुद देखो, आपने एक आपका घर है, ठीक है, आपका जो घर का जो बाउंड्री है वो क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है ना, अपने घर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। सेम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ साथ बच्चों सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या? मतलब सेल मेम्ब्रेन ही वो चीज है बच्चों जो अपने सेल के अंदर आने वाले हर एक आइटम को पूछता है, भाई बोल तेरा काम क्या है, तुझे सेल के अंदर जाना क्या है, क्यों है? तुझे सेल को नुकसान करने तो नहीं आ रहा,
इस टाइप के सारे सवाल पूछकर जानकर अगर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है तभी अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर एंट्री देता है किसी भी आइटम को। ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा चीज सेल के पास आएगा, कौन सा चीज सेल के पास नहीं आएगा। ठीक है, एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है सेल मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स का लेन देन होता है ना सेल के अंदर, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मदद से ही होता है। ठीक है, किस टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, देखें तो बच्चों दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट वन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों इसमें अपने सेल को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए किसी भी तरीके का एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेल अपना खुद का एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सेल एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करेंगे, मतलब कैसे, मतलब बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विदाउट एनी एनर्जी यूज करे बिना क्या करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाते हैं। ठीक है, कोई एनर्जी यूज नहीं होगा, ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। अगर किसी जगह ज्यादा पानी ठहरा है तो वो पानी कहाँ पर पानी नहीं है उसी जगह फ्लो करेगा। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पानी खुद ब खुद मूव करेगा, उसके लिए कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो मूव कर जाते हैं हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उस ट्रांसपोर्ट को बोला जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब विदाउट एनी एनर्जी यूजिंग जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाएंगे। ठीक है, पर पैसिव ट्रांसपोर्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्लासिक एग्जांपल्स है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूजन मतलब बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना बिटवीन द सेल या फिर सेल एंड उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, मैंने क्या बोला, गैस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होना बिटवीन टू सेल्स या फिर सेल एंड उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। मतलब यहाँ पर क्या मूव हो रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स मूव होंगे एग्जैक्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। मतलब यहाँ पर भी गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के ये गैस मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे, इसे कहा जाएगा डिफ्यूजन। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अपना दूसरा एग्जांपल आएगा ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के अंदर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे बिटवीन टू सेल्स या फिर सेल एंड उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या मूव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई एनर्जी यूज नहीं होता एंड जो फ्लो होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। प्रिंसिपल है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही आइटम्स मूव करते हैं। ठीक है, अगर वो अपने आप हो रहा
उसमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सेल को कोई एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। चलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हाई टू लो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे विदाउट एनी एनर्जी, बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल क्या था? हाई टू लो मूव करेगा मॉलिक्यूल्स, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स लो टू हाई मूव करते हैं। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द प्रिंसिपल ये मूव कर रहे हैं, इसके वजह से सेल को इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन किसकी मदद से हो रहा है? सेल को अपनी एनर्जी को देना पड़ रहा है, तभी ये होगा। ठीक है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन के पर होगा। हाई टू लो मूव नहीं करेंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसके वजह से हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी सेल का। ठीक है, एंड ठीक है, एनर्जी तो सेल देगा, पर इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए लो टू हाई सेल मेम्ब्रेन के पास कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे? ये एज अ पंप काम करेंगे। मतलब जब भी एक मॉलिक्यूल इस कैरियर प्रोटीन के साथ आके बैठ जाएगा, वो क्या करेगा? जो सेल के पास एटीपी प्रेजेंट था उसको यूटिलाइज्ड कर कर पंप कर देगा उस मॉलिक्यूल्स को, जिसके वजह से वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाएगा। मतलब कैरियर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं? कैरियर प्रोटीन्स एटीपी को यूटिलाइज कर कर उस मॉलिक्यूल्स को पुश कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी का यूज नहीं है, हाई टू लो एज इट इज प्रिंसिपल के जैसे मूव करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल है उस टाइप का। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर काम ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पर लो टू हाई मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से सेल को एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, अब क्लियर हुई यहाँ तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप तक आपने देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, पर अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज से है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन लिपिड्स एंड सेकेंड वन प्रोटीन्स। लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। ठीक है, एंड लिपिड्स कैसे हैं? बाई लेयर है। लिपिड के दो लेयर प्रेजेंट है बच्चों, कंटिन्यूअस लिपिड्स के दो लेयर प्रेजेंट है, उनके बीच में प्रोटीन्स घुसे हुए हैं, एम्बेडेड है। ठीक है, समझ में आया? ये रहे अपने दो लिपिड्स के लेयर, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, एंड इसके बीच में क्या है? प्रोटीन्स घुसे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? बच्चों लिपिड्स के पास ये लिपिड्स किस तरीके के अरेंज्ड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कि लिपिड्स के पास दो बॉडी होते हैं, फर्स्ट वन पोलर एंड सेकेंड वन नॉन पोलर। जो पोलर बॉडी होता है उससे पानी से प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक की नेचर होता है, एंड जो नॉन पोलर होता है उसे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक की नेचर होता है। ठीक है, आप सेल मेम्ब्रेन के अगर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी पानी है, इधर भी पानी है, उधर भी पानी है। अगर आप सेल के अंदर देखोगे उधर भी पानी है, सेल के बाहर देखोगे उधर भी पानी है। तो ये जो लिपिड्स का हाइड्रोफोबिक एंड होता
हाइड्रोफोबिक एंड। समझ में आया? इसके बीच में इसके अंदर क्या घुसे पड़े हुए? प्रोटीन्स घुसे पड़े हुए। ये प्रोटीन्स, एक एक प्रोटीन्स यहाँ पर देखो सरफेस में भी है, ये सिर्फ सरफेस में है। इस टाइप के प्रोटीन्स को बोला जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन्स। एक एक जो प्रोटीन्स है वो पार्शियली या पूरा क्या है, उस लिपिड्स के लेयर के अंदर एम्बेडेड है, ब्यूरिड है, ठीक है। उस प्रोटीन्स को कहा जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन्स, लाइक दिस वन। ये पूरा लेयर के अंदर ऐसा घुसा पड़ा हुआ है ना, ये सरफेस के ऊपर मिल रहा है। सरफेस के ऊपर मिलने वाले पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड जो पूरे घुसे पड़े हुए ना लिपिड्स लेयर के अंदर, उन्हें कहा जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन्स। समझ में आया? ओके बच्चों, जब हमने इसका केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें पता चला इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। और बच्चों, आप अगर जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप सबके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, या फिर आपको लगता होगा कि यार लिपिड्स तो बहुत है पर प्रोटीन्स कहाँ ऐसे, मतलब बीच में पड़े हुए, लिपिड्स के बीच में तो पड़े हुए प्रोटीन्स, मतलब लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, या फिर उनका कंपोजिशन में उनका जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा। नहीं बच्चों, ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के कंपोजिशन में सेल टू सेल वेरिएशन आता है, ठीक है। अगर आप आरबीसी को देखोगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, मतलब उसके अंदर 52% प्रोटीन है एंड सिर्फ 40% क्या है अपना लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब सेल टू सेल प्रोटीन एंड लिपिड्स का कंपोजिशन वेरी करता है, ठीक है। बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, इसे अच्छे से समझकर इसे इम्प्रूव कर सिंगर एंड निकोलसन ने हमें इसका एक नाम दिया, वो था अपना फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों इसका नाम पड़ा? मोज़ाइक मतलब क्या बच्चों, अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले ना मोज़ाइक फ्लोरिंग टाइल्स आए थे, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो कलर स्टोन थे ना, वो एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, इसकी वजह से उसे मोज़ाइक नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो प्रोटीन्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसकी वजह से मोज़ाइक नाम पड़ा, ठीक है। अगर बच्चों आप लिपिड के बीच का बॉन्ड देखोगे तो वो जो किससे बॉन्ड है, वो वीकली बॉन्डेड है, ठीक है। जो ये लिपिड्स वीकली बॉन्डेड है, इसके वजह से जो ये लिपिड का जो लेयर होता है ना बच्चों, वो मतलब ऐसा रिजिड नहीं होता, मतलब ये फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है। इसके वजह से जो लेयर्स होते हैं वो आपस में से एक दूसरे से स्लाइड भी कर सकते हैं एंड प्रोटीन्स भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके वजह से जो नाम पड़ा वो होता फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड क्यों? क्योंकि लिपिड के बीच में वीक बॉन्डेड है तो वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, इसके वजह से मोज़ाइक। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। समझ में आया? एंड बच्चों, जो ये फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल ग्रोथ, सेल को ग्रोथ करवाने के लिए, इंटरसेल्युलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए एंड सिक्रीशन करवाने के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए एंड सेल डिवीजन के लिए। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सॉलिड होता, फ्लूइड नेचर में नहीं होता, सॉलिड होता, तो सेल ग्रोथ कैसे करता? नहीं कर पाता। तो ये जो फ्लूइड नेचर है वो सेल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड सेल के बीच में जो इंटरसेल्युलर जंक्शन बनते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन में भी इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस में भी इंपॉर्टेंट है, सेल को डिवीजन करवाने में भी इस फ्लूइडिटी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। इसकी वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। समझ में आया आप सबको? इसके साथ साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, यूकैरियोटिक सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर क्लासेस मिलेंगे रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड आपके लिए मैं कम्युनिटी में पीवाईक्यूज पे अपलोड करूंगी डेली बेसिस पे एंड इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल का नाम
इसी चैनल के नाम से है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम से ही है, बायो लर्निंग हब कहकर। तो उसे जरूर फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको कल सेल वॉल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आज का जो भी टॉपिक है उसे रिवाइज करना एंड अपने सारे क्लासेस को अच्छे से लगाना। थैंक यू बच्चों।